हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ेंगे कि वृद्धि और विकास एक दूसरे से कैसे संबंध रखते हैं और कैसे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास की अवधारणा और सिद्धांत क्या कहलाता है, अब हम वो पढ़ेंगे। सामान्यतः वृद्धि और विकास को परस्पर परिवर्तनशील और समानार्थी शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है। माँ के गर्भ में गर्भधारण के बाद परिवर्तन होते हैं। देखिए, जब माँ गर्भ धारण करती है तब उस समय से बच्चे का विकास शुरू हो जाता है और बच्चे की वृद्धि शुरू हो जाती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। देखिए, हर व्यक्ति में परिवर्तन होता है, उसके विकास में परिवर्तन होता है। एक निषेचित अंडा भ्रूण के रूप में विकसित होता है। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न आवेश चक्र शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विभिन्न आयामों में घटित होता है। देखिए, जब बच्चे माँ के गर्भ में होता है तो वह एक अंडे के रूप में रहता है और उस अंडे से क्या होता है, बच्चे का निर्माण होता है। और जब बच्चे का निर्माण होता है तो यह प्रक्रिया आपस में क्या करती है, अंतःक्रिया करती है और इससे शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है। सभी प्रकार के विकास इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। परिपक्वता और अधिगम में लाए गए किसी भी परिवर्तन के लिए वृद्धि और विकास दोनों शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, जब बच्चा मैच्योर होता है यानी परिपक्व होता है और जब बच्चा अधिगम करता है, लर्निंग करता है, तो क्या होता है, बच्चे में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन वृद्धि के रूप में और विकास के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है यानी बतलाया जाता है। बच्चे का विकास क्रमिक विकास की एक श्रृंखला है, यानी बच्चे का विकास जो होता है निरंतर होता है और एक क्रम में होता है। पहले वह शैशवावस्था में विकास करता है, वृद्धि करता है, फिर बाल अवस्था में विकास और वृद्धि करता है, फिर किशोर अवस्था में वृद्धि और विकास करता है, फिर वह युवा अवस्था में आता है जहां पर उसकी जो वृद्धि होती है शरीर की, वह लगभग 100% पूरी हो जाती है। लेकिन जो विकास है वह जन्म से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता रहता है, जिसे परिपक्वता कहा जाता है। यानी जो वृद्धि होती है वह परिपक्वता आने तक चलती रहती। और देखिए, क्रमिक का अर्थ है परिवर्तन की व्यवस्था, यानी जो परिवर्तन रहता है वह क्रमिक रहता है, चरण के द्वारा होता है, निरंतर होता रहता है। प्रत्येक चरण में प्रत्येक विकास पिछली अवस्था पर निर्भर करता है। यानी शैशवावस्था में आपका जैसा विकास होगा वैसा ही आपका विकास बाल अवस्था में होगा और फिर वैसा ही विकास आपका किशोर अवस्था में होगा। यानी जो विकास होता है वह पूर्व के विकास से संबंध रखता है और बाद में होने वाली अवस्था को प्रभावित करता है। देखिए, शैशवावस्था में आपका जैसा विकास होगा वह बाल अवस्था को प्रभावित करेगा और बाल अवस्था में आपका जैसा विकास होगा वह किशोर अवस्था को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। यानी जो वर्तमान का विकास होता है वह पूर्व के विकास से क्या रहता है, ताल्लुकात रखता है और उसे परिवर्तन करता है, उसे अपडेट करता है। विकास बेतरतीब ढंग से नहीं होता। प्रगतिशील शब्द का अर्थ है परिवर्तन आगे की ओर ले जाते, नहीं जो विकास होता है वह आपको पीछे की ओर नहीं ले जाता। जो विकास होता है, वृद्धि होती है, वह हमेशा आपको आगे की ओर ले जाती है और यह दिशा अनुकूलन की ओर होती है। यानी आप अपने वातावरण के साथ अनुकूल करते हैं, आप हर चीज के साथ विकास में क्या करते हैं, अनुकूल करते हैं। आप पर्यावरण के साथ अनुकूल करेंगे, आप समाज के साथ अनुकूल करेंगे, आप अपने दोस्तों के साथ अनुकूल करेंगे, आप अपने माता पिता के साथ अनुकूल करेंगे और आप जहाँ क्रिकेट के मैदान में खेलने जाएंगे तो वहां अनुकूलन करेंगे। तो आप क्या करते हैं, अनुकूलन करते हैं यानी एडजस्टमेंट करते हैं जो व्यक्ति के जीवित रहने के लिए अनुकूल है। यदि व्यक्ति को जीवित रहना है तो अनुकूलन जरूरी है। यदि आप जैसे ठंडे प्रदेश में जाते हैं तो कुछ दिनों के अंदर आप ठंडे प्रदेश की तरह अनुकूल हो जाते हैं, यानी वहां के एनवायरमेंट में, वहां के वातावरण में आप क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। और यही जीवन के लिए जरूरी है। यदि आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे वहां के हिसाब से तो आप क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे और आपकी मौत भी होना संभव है। ठीक है, अब देखिए, विकास को सामान्यतः आकार, भार और संख्या में आयामी वृद्धि, गुणन और गुणात्मक परिवर्तन के रूप में लिया जाता है। देखिए, जो विकास को सामान्यतः
आप आकार के रूप में ले सकते हैं, आकार में वृद्धि, भार में वृद्धि और गुणन में वृद्धि और गुणात्मक परिवर्तन के रूप में लिया जा सकता है। देखिए, विकास में शामिल होता है वृद्धि भी, यानी जो वृद्धि होती है वह मात्रात्मक होती है और विकास गुणात्मक होता है। मात्रात्मक को आप आसानी से माप सकते हैं, जैसे भार को माप सकते हैं, आकार को माप सकते हैं, हाइट को माप सकते हैं। लेकिन जो आपका विकास होगा उसे गुणात्मक होता है, जैसे आसानी से मापा नहीं जा सकता। जैसे आप क्या नैतिक विकास को माप सकते हैं? नहीं माप सकते। क्या आप किसी व्यक्ति के सोचने की क्षमता को माप सकते हैं? नहीं माप सकते। यही गुणात्मक परिवर्तन कहलाता। देखिए, अब क्या अवधारणा, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है, यानी जो शिक्षा होती है व्यक्ति का पूर्णतः विकास करती है। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षक वृद्धि और विकास के अर्थ और विशेषताओं से परिचित हो। यानी जब टीचर को पता रहेगा कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है, तो वह बच्चे के विकास के लिए क्या करेगा? 100% काम करेगा। आमतौर पर दोनों शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। एलडी एंड क्रो के अनुसार वृद्धि संरचनात्मक और शारीरिक परिवर्तनों में संदर्भित करती है। यानी जो वृद्धि होती है उसमें आपके आकार में परिवर्तन होता है, आपकी संरचना में परिवर्तन होता है, आपकी कोशिकाओं में परिवर्तन होता है, आपकी हाइट में परिवर्तन होता है, ठीक है। और विकास क्या होता है? वृद्धि के साथ साथ पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों से संबंधित होता है। देखिए, विकास में क्या होता है? वृद्धि शामिल होती है और विकास से ताल्लुकात क्या? आपके सोचने समझने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता, अमूर्त प्रत्ययों को समझने की क्षमता, आपके संवेग को और इमोशन डेवलपमेंट के संज्ञान को समझने की क्षमता ही विकास के अंतर्गत आती है। और देखिए, वृद्धि तब होती है जब बच्चा लंबा होता है, उसकी हड्डियां, मांसपेशियां और शरीर के अन्य अंग आकार में बढ़ते हैं। देखिए, वृद्धि से तात्पर्य कि आपके शरीर के आकार में परिवर्तन, आपकी कोशिकाओं में परिवर्तन, आपके अंगों में परिवर्तन और आपकी हड्डियों में परिवर्तन। परिपक्वता उन विशेषताओं का प्रकटीकरण है, यानी जब आप परिपक्व होने लगेंगे शरीर से तो वह क्या कहलाएगी? वृद्धि के अंतर्गत आएगी, जिनसे व्यक्ति संपन्न होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका मन और शरीर परिपक्व होता है। देखिए, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वह ज्यादा मैच्योर होगा अपने दिमाग से और शरीर से, ठीक है। और क्या होता है? देखिए, और वह उच्च स्तर पर कार्य करने में सक्षम होता है। यदि आप उसे कोई पेचीदा प्रॉब्लम देंगे किशोर अवस्था में तो वह उस प्रॉब्लम को आसानी से हल कर पाएगा विकास के द्वारा। देखिए, और विकास में क्या होता है? विकास में परिपक्वता के लक्ष्यों की ओर ले जाने वाली प्रगतिशील, व्यवस्थित और सार्थक परिवर्तन की एक श्रृंखला शामिल होती है। देखिए, जब आप मेच्योरिटी हो जाते हैं, आप मेच्योर हो जाते हैं, आप परिपक्व हो जाते हैं तो इसमें प्रगतिशील परिवर्तन होता है, यानी आपको यह आगे की ओर ले जाया जाता है, व्यवस्थित होता है यानी एक क्रम में होता है, और सार्थक परिवर्तन यानी पॉजिटिव परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। और उनकी क्या रहती है? एक श्रृंखला रहती है, यानी इस तरह से चरण होंगे, यानी 1 2 3 4। तो ये परिचरण कैसे हैं? उच्चगामी, यानी आपको ऊपर की ओर ले जाएंगे। देखिए, एक बच्चा या वयस्क बहुत तेजी से बहुत मोटा और भारी हो सकता है, लेकिन इस तरह के विकास को परिपक्वता के उच्च स्तर तक पहुंचने के अर्थ में विकास नहीं माना जा सकता। देखिए, विकास से तात्पर्य कि आपका शारीरिक विकास हो, आपका मानसिक विकास हो, आपका नैतिक विकास हो, आपके चरित्र का विकास हो, आपके संवेग का विकास हो, यह सभी प्रकार का जब विकास होगा तो वह विकास के अंतर्गत माना जाएगा। लेकिन आप सोचें, बच्चा एकदम से मोटा हो गया या भारी हो जाए और यदि लंबा हो जाए तो वह विकास के अंतर्गत आएगा? तो वह विकास के अंतर्गत नहीं आएगा, वह वृद्धि के अंतर्गत आएगा, ठीक है। देखिए, वास्तव में यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है या उसके पास अधिक संवेदी मोटर स्किल्स, यानी आप हाथ पैरों को अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, तो उसकी शारीरिक स्थिति अधिक व्यक्तिगत प्रभावशीलता के लिए अनुकूल होती है। यानी यदि उसकी मांसपेशियां अच्छी हैं और यदि वह स्वस्थ है तो उसके शारीरिक विकास को क्या माना जाएगा? बेहतर माना जाएगा।
और उसका जो व्यक्तिगत होगा वह प्रभावशीलता के लिए अनुकूल होगा, यानी वह किसी भी परिस्थिति में क्या कर लेगा, अनुकूल कर लेगा। इस प्रकार अपने संवेदी मोटर कौशल में सुधार करके और लगभग 2 दशकों के विकास से प्राप्त क्षमताओं का बेहतर उपयोग करके, यानी वह 20 साल में जो क्षमताएं प्राप्त करेगा, चाहे वो नैतिक क्षमता हो, चाहे सोशल क्षमता हो, चाहे मेंटल क्षमता हो, चाहे तर्क वितर्क करने की क्षमता हो या पजल सॉल्व करने की क्षमता हो, उसका उपयोग करके एक व्यक्ति शारीरिक विकास को रुकने के बाद भी विकास कर सकता है। देखिए, जो आपका विकास है किशोर अवस्था में पूर्णता हो जाता है और कुछ लोगों का युवा अवस्था में पूर्ण होता है। तो यदि उसका परिपक्व हो गया शरीर तो उसने वृद्धि कर ली, लेकिन अब उसका विकास शुरू हो जाएगा, ठीक है। और विकास के अंतर्गत वृद्धि शामिल होती है। देखिए, आपका नैतिक विकास होगा, चारित्रिक विकास होगा, संवेग का विकास होगा, आपका सोशल विकास होगा और आपका गत्यात्मक विकास होगा। जब ये आपके सभी प्रकार का विकास होगा तो आप क्या कहलाएंगे, विकास के अंतर्गत आएंगे। लेकिन आपका केवल शारीरिक विकास हुआ, इस प्रकार के विकास में कमी रह गई, तो ये वृद्धि के अंतर्गत गिनी जाएगी, विकास के अंतर्गत नहीं गिनी जाएगी। यह बात याद रखिएगा। देखिए, शारीरिक विकास मात्रात्मक प्रकृति का होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप शारीरिक विकास को आसानी से माप सकते हैं। जैसे इसे आमतौर पर इंच या पाउंड या उनके समकक्षों में मापा जाता है। इंच यानी आपकी हाइट कितने फिट हो गई है ना, कितने मीटर हो गई है। और अब पाउंड से तात्पर्य कि आप कितने केजी के हो गए हैं। देखिए, जो पाउंड है वह यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्री में चलता है, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में क्या चलता है, कितने केजी का बच्चा है, ठीक है। इस प्रकार के आप मापदंड होते हैं। अब देखिए, विकास के मूल मूल 4 तत्व हैं। पहला वृद्धि है, परिपक्वता है, अनुभव है और फिर सामाजिक संचरण है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं। देखिए, सामाजिक संचरण भाषा, स्कूली शिक्षा, माता पिता द्वारा प्रशिक्षण के माध्यम से सीखना। देखिए, क्योंकि आपको पता है बच्चे का पहला सामाजिक विकास कहाँ से होता है, घर से होता है। सामाजिक संचरण के द्वारा वह भाषा सीखता है, स्कूल में शिक्षा प्राप्त करता है और स्कूल में वह टीचर से अंतःक्रिया करता है, अपने दोस्तों से अंतःक्रिया करता है। तो ये सभी प्रकार का सामाजिक संचरण के अंतर्गत आता है। उनके विकास और अधिगम को प्रभावित करते हैं। देखिए, जो सामाजिक डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, वह उसके विकास को प्रभावित करता है, साथ ही अधिगम यानी लर्निंग को भी प्रभावित करता है। विकास, वृद्धि और परिपक्वता ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग आमतौर पर एक ही अर्थ व्यक्त करने के लिए किया जाता है। देखिए, कई बार हम समझ नहीं पाते कि विकास क्या है, तो विकास में वृद्धि भी शामिल होती है, विकास में परिपक्वता शामिल भी होती है। जब आप कहेंगे कि कोई व्यक्ति ने अच्छा विकास किया तो यानी उसकी अच्छी वृद्धि भी हुई शारीरिक और उसके अंदर मैच्योरिटी भी आ गई, यानी परिपक्वता भी आ गई। लेकिन इन शब्दों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। अब देखिए, अब हम अंतर देखेंगे। जो वृद्धि है, वृद्धि क्या है, यह मात्रात्मक अवधारणा, यानी इसे आसानी से मापा जा सकता है। और क्या है, मात्रात्मक पहलू में परिवर्तन वृद्धि के क्षेत्र में आते हैं। यदि आपका वजन बढ़ता है, आपकी हाइट बढ़ती है, तो वह वृद्धि के अंतर्गत आएगी। तीसरा क्या है, वृद्धि शब्द का प्रयोग विशुद्ध रूप से शारीरिक अर्थ में किया जाता है, यानी शरीर में जो वृद्धि होगी उसी को वृद्धि के अंतर्गत गिना जाएगा, जिसका अर्थ है आकार में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, ऊंचाई में परिवर्तन और वजन में वृद्धि यानी परिवर्तन से। और देखिए, वृद्धि क्या होगी, वृद्धि विकासात्मक प्रक्रिया के विभिन्न भागों में से एक है, यानी जब बच्चा विकास करता है तो उसमें वृद्धि भी शामिल होती है। 5वां पॉइंट क्या है, वृद्धि शरीर के विशिष्ट पहलुओं और जीव के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन करती है। देखिए, जैसे आप देखेंगे वृद्धि से क्या है, शरीर के किसी विशिष्ट पहलू में परिवर्तन। जैसे आप देख सकते हैं कि उसकी हाइट बढ़ गई, उसका वजन बढ़ गया, उसके शरीर का अनुपात बढ़ गया। और आप देखेंगे इसके साथ जीव के व्यवहार में भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जैसे चूंकि विकास भी इसमें शामिल होगा तो आपको व्यवहार में परिवर्तन भी देखना मिलेगा जब बच्चे का वृद्धि होगी। देखिए, वृद्धि जीवन भर जारी नहीं रहती है, विकास जीवन भर चालू रहता है, लेकिन वृद्धि परिपक्व होने के बाद रुक जाती है। कईयों की वृद्धि किशोर अवस्था में रुक जाती है और कुछ लोगों की वृद्धि युवा अवस्था में रुक जाती है। 7वां पॉइंट क्या है, वृद्धि द्वारा उत्पन्न परिवर्तन मापन का विषय, यानी वृद्धि जो होती है उसे आसानी से मापा जा सकता है। जैसे किसी की हाइट को माप सकते हैं, लंबाई को माप सकते हैं, वजन को माप सकते हैं, ठीक है। और 8वां पॉइंट क्या है,
इन्हें परिप्रमाणित किया जा सकता है और ये प्रकृति में अवलोकनीय है। देखिए, परिप्रमाणित किया जा सकता है यानी आसानी से इनको बताया जा सकता है कि इस व्यक्ति की वृद्धि हुई है, और यह प्रकृति में यानी इन्वायरमेंट में या नेचर में अवलोकनीय यानी जैसे आसानी से आप अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति की वृद्धि 2-3 साल में बढ़ गई, यानी हाइट बढ़ गई, वजन बढ़ गया, लेकिन आप विकास को समझ पाएंगे कि 2-3 साल में बच्चे का कैसा विकास हुआ, उसका मेंटल विकास कैसा हुआ, उसका सोशल विकास कैसा हुआ, उसका और कहना चाहिए गत्यात्मक विकास कैसा हुआ। इस प्रकार के विकास को आसानी से मापा नहीं जा सकता। और देखिए 9वां पॉइंट, वृद्धि विकास ला सकती है या नहीं, नहीं भी ला सकती है। जो वृद्धि होती है वह आपके शरीर के अंदर विकास भी ला सकती है और नहीं भी ला सकती है। यानी वृद्धि, देखिए जो विकास है वह वृद्धि तो लाएगी, लेकिन वृद्धि विकास लाए यह जरूरी नहीं है, लेकिन विकास वृद्धि लाएगी यह जरूरी है। ठीक है, एक बच्चा मोटा होकर बड़ा हो सकता है, लेकिन यह वृद्धि कोई कार्यात्मक सुधार या विकास नहीं कहला सकती। देखिए, एक बच्चा था वह मोटा हो गया, लंबा हो गया, तो यह वृद्धि होगी, लेकिन यदि उसमें कार्य करने का सुधार आया, यानी उसकी मांसपेशियों में सुधार आया, उसके चलने फिरने में सुधार आया, किसी चीज को पकड़ने में सुधार आया, तो वह वृद्धि के अंतर्गत आएगा, कार्यात्मक सुधार के अंतर्गत आएगा। यानी कार्य में सुधार हुआ, मांसपेशियों में सुधार हुआ, लेकिन वह विकास के अंतर्गत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, मात्रात्मक अवधारणा क्या है, चूंकि आपको पता है विकास गुणात्मक होता है, मात्रात्मक नहीं होता। देखिए, पहला क्या है, यह मात्रात्मक पहलुओं के बजाय गुणवत्ता या चरित्र में आवेशों को इंगित करता है। यानी आपका सोशल डेवलपमेंट कितना हुआ, आपकी सोचने समझने की क्षमता कैसे हुई, आपका कहना चाहिए सोशल डेवलपमेंट कैसा हुआ, आपका नैतिक विकास कैसे हुआ, साथ ही आप समस्या को कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यह विकास के अंतर्गत आएगा। यानी यह मात्रात्मक अवधारणा नहीं है, यह क्या है, गुणात्मक अवधारणा है, यह बात याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, विकास का तात्पर्य आकृति, आकार या संरचना में समग्र परिवर्तन से है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य या प्रकार में सुधार होता है। देखिए, विकास क्या होता है, चूंकि विकास में वृद्धि शामिल होती है, अतः जब बच्चे का विकास होगा तो उसकी आकृति में परिवर्तन होगा, आकार में परिवर्तन होगा, संरचना में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, यानी तीनों चीजों में क्या होगा, समग्र परिवर्तन होगा, यानी एक साथ परिवर्तन होगा। और उसके कार्य, जो वह कार्य कर सकता है, और प्रकार, जो वह कार्य करने की क्षमता रखता है, उसमें क्या होता है, सुधार होता है। अब देखिए, अब आप जब कोई कार्य करते हैं तो आप सोच समझ कर ही कार्य करते हैं, तो सोचना समझना किसके अंतर्गत होता है, विकास के अंतर्गत होता है। ठीक है, अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है, विकास एक व्यापक शब्द है। अब देखिए, जो विकास होता है यह बड़े लेवल पे होता है, और यह अपना, इसका जो क्षेत्र होता है वह बड़ा क्षेत्र होता है। यह व्यक्ति में समग्र परिवर्तनों को संदर्भित करता है। यानी जो विकास होता है वह वृद्धि को संदर्भित करता है, यानी वृद्धि को तो बताता ही, साथ ही आपके सोचने समझने, आपकी किसी समस्या को हल करने और आपके चरित्र के विकास में भी क्या करता है, नैतिक विकास में भी सहयोग करता है। पांचवा पॉइंट क्या है, विकास समग्र रूप से जीव में परिवर्तन का वर्णन करता है। देखिए, जब आपके शरीर में परिवर्तन हुआ, साथ ही आपके सोचने समझने और आपके व्यवहार करने में भी परिवर्तन हुआ, आपके नैतिक विकास में भी परिवर्तन हुआ, तो वह क्या आएगा, विकास के अंतर्गत आएगा। अब छठवां पॉइंट क्या है, विकास एक सतत प्रक्रिया, यानी विकास जो होता है वह जन्म से मृत्यु तक चलता है। यानी विकास लगातार और निरंतर चलने वाली क्रिया है। और क्या है, यह गर्भ से मृत्यु तक चलती है, यह परिपक्वता प्राप्त करने के साथ समाप्त नहीं होती। यानी जब आप मैच्योर हो जाते हैं, जब आप परिपक्व हो जाते हैं, तब भी आपका विकास चलता है, लेकिन वृद्धि मैच्योर होने पर रुक जाती है, परिपक्व होने पर रुक जाती है। देखिए, सातवां पॉइंट का, जैसा कि पहले कहा गया है कि विकास का तात्पर्य है कार्य प्रणाली और व्यवहार में सुधार। यदि आपकी कार्य करने की प्रणाली में बदलाव आया, साथ ही आपके व्यवहार में बदलाव आया, तो वह विकास के अंतर्गत आएगा। लेकिन आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया और आपके केवल कार्य प्रणाली में बदलाव आया, तो यह वृद्धि के अंतर्गत आएगा। और देखिए आठवां पॉइंट क्या है,
ये गुणात्मक आवेश हो सकते हैं जिसे आसानी से माप नहीं सकते। इन्हें सीधा मापना मुश्किल होता है। यानी आप जैसे आप वृद्धि को आसानी से माप सकते हैं लेकिन विकास को आसानी से नहीं माप पाएंगे। इनका मूल्यांकन व्यवहारिक स्थितियों में गहन अवलोकन के माध्यम से किया जा सकता है। देखिए, जब कोई समस्या आई, जो समस्या बहुत ही जिसे आसानी से हल नहीं किया जा सकता था, लेकिन किसी बच्चे ने उस समस्या को आसानी से हल कर दिया, तो इससे पता चलेगा, इसका मूल्यांकन करने पे पता चलेगा, इसको मापने पे पता चलेगा कि बच्चे का कितना विकास हुआ है। और देखिए 9वां पॉइंट क्या है, विकास वृद्धि के बिना भी संभव। यानी कोई बच्चा यदि वृद्धि नहीं करता है तो विकास तब भी होगा, लेकिन विकास में वृद्धि शामिल होगी। यानी विकास जो है, नहीं, वृद्धि बिना विकास के संभव नहीं है, लेकिन विकास जो है बिना वृद्धि के संभव है। जैसा कि कुछ बच्चे के मामले में होता है, उनकी ऊंचाई, वजन, आकार में वृद्धि नहीं होती, लेकिन वे शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और बौद्धिक पहलुओं में कार्यात्मक सुधार या विकास का अनुभव करते हैं। देखिए, कई बार क्या होती है, कुछ बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, कुछ बच्चों का वजन नहीं बढ़ता और कुछ बच्चों के आकार में परिवर्तन नहीं होता, यानी वृद्धि सीमित हो गई, वृद्धि नहीं हो पाई, लेकिन उनके सोचने समझने की क्षमता ज्यादा है, उनको तर्क करने की समझना ज्यादा है, उनके नैतिक मूल्य बहुत अच्छे हैं, उनके चारित्रिक मूल्य बहुत अच्छे हैं, समाज के साथ बहुत ही व्यवस्थित और व्यवहारिक हैं, तो ये उनके विकास के अंतर्गत आएगा। और देखिए सिद्धांत क्या है, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया द्वारा किसी व्यक्ति में लाए गए परिवर्तन कुछ सुपरिभाषित सिद्धांतों का पालन करते हैं। देखिए, जब आपका विकास होता है और जब आपकी वृद्धि होती है, तो वह कुछ नियमों को क्या करती है, फॉलो करती है, कुछ नियमों का पालन करती है। इन्हें वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है, जिन्हें वृद्धि और विकास के नियम कहा जाते हैं, सिद्धांत कहा जाते हैं। इन सिद्धांतों का वर्णन नीचे दिया गया। तो कौन कौन से सिद्धांत हैं हम देखते हैं। तो देखिए, पहला है निरंतरता का सिद्धांत। विकास निरंतरता का अनुसरण करता है, यानी जो विकास होता है वह निरंतर होता रहता है। आप किसी से बात कर रहे हैं तो भी आपका विकास हो रहा है, आप किताब पढ़ रहे हैं तो भी आपका विकास हो रहा है, आप पजल सॉल्व कर रहे हैं तो भी आपका विकास हो रहा है। यानी जो विकास होता है आपका हर दिन होता है। यह गर्भ से कब्र तक चलता है। यानी आप जब जन्म लेते हैं तो जन्म के पूर्व यानी गर्भ से आपका विकास शुरू हो जाता है, जो मृत्यु तक यानी जब तक आपकी मौत नहीं हो जाती तब तक होता रहता है। यह कभी नहीं रुकता, यानी आपका विकास हमेशा चलता रहता है, विकास कभी रुकता नहीं है। आपकी वृद्धि भले ही रुक जाए लेकिन आपका विकास नहीं रुकता है, ठीक है। एक व्यक्ति एक छोटी कोशिका से अपना जीवन शुरू करके इन विभिन्न आयामों में विकास की एक सतत धारा के माध्यम से अपने शरीर, मन और व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं का विकास करता है। देखिए, जैसा कि आपको पता है, बच्चे का विकास क्या होता है, आपके स्पर्म से होता है, ठीक है। और स्पर्म का आकार कैसा होता है, एक अंडेनुमा होता है, ठीक है। और उससे बच्चे का क्या होता है, भ्रूण बनता है और फिर बच्चे का पूरा विकास होता है 9 महीने में। तो इसमें लिखा है कि एक छोटी कोशिका के द्वारा, चूंकि स्पर्म क्या होता है, एक कोशिका के रूप में ही बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चे का जन्म एक छोटी कोशिका से वह अपना जीवन शुरू करता है और विभिन्न आयामों में, यानी वह विभिन्न आयाम क्या होंगे, उसके शारीरिक विकास होंगे, उसका मेंटल डेवलपमेंट होगा, उसका सोशल डेवलपमेंट होगा, सोचने समझने की क्षमता होगी, नैतिक क्षमता होगी और समस्या को हल करने की क्षमता होगी, सृजनात्मक क्षमता होगी। तो जो विकास होता है वह सतत धारा में चलता रहता है, यानी एक धारा में चलता रहता है, यानी सतत से तात्पर्य निरंतर चलता रहता है, यानी जो विकास है वह कभी नहीं रुकता है। इसमें शरीर का विकास भी होता है, मन का विकास भी होता है और आपके व्यक्तित्व, आपके व्यवहारों का विकास भी होता है और अन्य पहलुओं का भी विकास होता है। अब आप देखिए, सबसे अच्छा उदाहरण इसका स्टीफन हॉकिंग। आप देख सकते हैं कि स्टीफन हॉकिंग को एक बीमारी हो गई थी जिसके कारण वह बोल नहीं सकते थे और चल नहीं सकते थे, लेकिन वह व्हील चेयर पर बैठे बैठे वह अपना विकास कर पाए। उन्होंने बुकों को पढ़ा, उन्होंने बुकों के द्वारा अपने दिमाग का विकास किया और उस विकास के द्वारा उन्होंने अंतरिक्ष के बारे में बहुत सारी थ्योरी दी, सिद्धांत दिए और वर्तमान में सबसे बड़ा जो साइंटिस्ट कहा जाते हैं वह स्टीफन हॉकिंग को भी कहा जाता। उनकी वृद्धि रुक गई,
पर उनका विकास तो हुआ ना। तो विकास आप कैसे भी रहे, आपका विकास होता रहेगा। ठीक, अब देखिए वृद्धि, हाँ, यानी दूसरा पॉइंट क्या है, वृद्धि और विकास की दर एक समान नहीं होती। देखिए दो बच्चों को देखिए, जब आप दो बच्चों को देखेंगे तो उनकी वृद्धि की दर और विकास की दर समान नहीं होगी। एक वृद्धि कर रहा है तेजी से, तो एक विकास तेजी से कर रहा है। ठीक है, यद्यपि विकास निरंतरता का अनुसरण करता है, यानी जो विकास होता है वह हर दिन चलता है, कंटिन्यूअस चलता है, निरंतर चलता है। फिर भी वृद्धि और विकास की दर हर समय स्थिर और एक समान नहीं होती। देखिए क्या होता है, आपकी जो वृद्धि होती है एक समान नहीं होती है। ठीक है, और आपका विकास भी एक समान नहीं होता है। कभी आपकी वृद्धि तेज हो जाएगी तो कभी विकास तेज हो जाएगा। अब देखिए वृद्धि आपकी केवल परिपक्व अवस्था तक ही होगी, यह बात याद रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप देखेंगे कुछ बच्चे किशोर अवस्था में जल्दी हाइट और वजन को प्राप्त कर लेते हैं और कुछ बच्चे किशोर अवस्था में अपने विकास को प्राप्त कर लेते हैं जल्दी। तो जो विकास होता है और जो वृद्धि होती है वह स्थिर और समान नहीं होती है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में यह अधिक तेजी से बढ़ता है। अब जैसे आप शैशवावस्था में देख सकते हैं तो बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है, उसका शारीरिक विकास भी तेजी से होता है और उसके दिमागी विकास भी तेजी से होता है। देखिए लेकिन बाल अवस्था के बाद के वर्षों में कम हो जाता है। जब बच्चा बाल अवस्था में आता है तब उसका विकास स्लो हो जाता है, लेकिन जब वह किशोर अवस्था में आता है यानी यौवन की अवस्था में वृद्धि और विकास की गति अचानक वृद्धि होती है। यानी जब बच्चा किशोर अवस्था में आ जाता है तो उसकी वृद्धि और विकास की गति अचानक वृद्धि होती है, यानी तेजी से उसमें क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। लेकिन यह लंबे समय तक बनी नहीं रहती, यानी उसकी जो वृद्धि है किशोर अवस्था के बाद या युवा अवस्था में रुक जाएगी, लेकिन उसका जो विकास है वह चलता रहेगा। किसी भी स्तर पर वृद्धि और विकास की दर स्थिर नहीं होती है, यह रुक रुक कर होता है। यानी जो वृद्धि और विकास है शैशवावस्था में तेज होगा, बाल अवस्था में रुक जाएगा, फिर किशोर अवस्था में वृद्धि और विकास तेजी से होगा। ठीक है, फिर परिपक्व होने के बाद आपकी वृद्धि रुक जाती है और आपका विकास होता रहता है। अब देखिए अब तीसरा क्या है, पैटर्न की एक रूपता। यद्यपि विकास एक समान दर से नहीं होता, व्यक्तिगत अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। अब देखिए आप कई बार देखते हैं कि जो बच्चे का विकास होता है, दो बच्चों का विकास अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, यानी दो बच्चे विकास की एक समान दर को प्राप्त नहीं करते हैं, दोनों बच्चों का विकास अलग अलग दर से होगा। किसी का विकास तेज होगा, किसी का विकास स्लो होगा। ठीक है, फिर भी यह पैटर्न के एक निश्चित क्रम का अनुसरण करता है और एक प्रजाति की संतानों में कुछ हद तक एक समान होता है। अब देखिए पैटर्न की एक रूपता से तात्पर्य यह है कि चाहे आप अमेरिका के बच्चे को ले लें, चाहे इंडिया के बच्चे को ले लें, चाहे यूरोप के बच्चे को ले लें, उनकी वह हर अवस्था में एक समान विकास करेगा। देखिए यदि हम देखें इंडिया का बच्चा शैशवावस्था में जो हरकत करेगा, हरकत से तात्पर्य है वह अपनी गर्दन को उठाएगा, वह बैठेगा, वह घुटने के बल चलेगा, फिर वह फिर पैरों के बल चलेगा। तो अमेरिका बच्चा भी यही करेगा और यूरोप का बच्चा भी यही करेगा, यानी वह अपनी प्रजाति के अनुसार विकास करते। जैसे आप इंडिया का शेर ले लीजिए और अफ्रीका का शेर ले लीजिए, दोनों का विकास और वृद्धि एक समान गति से होगी। और देखिए उदाहरण के लिए सभी बच्चों में गतिक विकास और भाषा विकास एक निश्चित क्रम का अनुसरण करते प्रतीत होते हैं। यानी जब आप अमेरिका के बच्चे को देखेंगे, इंडिया के बच्चे को देखेंगे, यूरोप के बच्चे को देखेंगे, चाइना के बच्चे को देखेंगे, तो उनका जो गतिक विकास है, गत्यात्मक विकास है, उनका जो शारीरिक विकास है और जो भाषा विकास है वह एक निश्चित क्रम में ही होगा। यानी अमेरिका के बच्चे का भी वैसा ही होगा, इंडिया के बच्चे का भी वैसा ही होगा, अफ्रीका के बच्चे का भी वैसा ही होगा और यूरोप के बच्चे का भी वैसा ही होगा। यानी वह एक नियम को, एक रूल को फॉलो करते हैं। चौथा क्या है, विकास सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया की ओर बढ़ता है। देखिए पहले बच्चा अपने हाथ को चलाता है, फिर वह अपनी उंगलियों को चलाना शुरू करता है, तो ये क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत कहला। देखिए अब क्या है, बच्चे के विकास के सभी चरणों में सामान्य गतिविधि विशिष्ट गतिविधि से पहले होती है, उसकी प्रतिक्रिया सामान्य प्रकार की होती है, फिर वह विशिष्ट प्रतिक्रिया में बदल जाती है। यानी पहले बच्चा सामान्य क्रियाओं को करेगा, फिर जब वह सामान्य क्रिया को अच्छे से सीख लेगा तब वह विशिष्ट क्रिया की ओर बढ़ेगा। इसी प्रकार जब एक नवजात शिशु रोता है तो उसका पूरा शरीर इसमें शामिल होता है। विकास के साथ रोना स्वर
रज्जू, आंखों आदि तक सीमित हो जाता है। भाषा विकास में बच्चा विशिष्ट शब्द से पहले सामान्य शब्द सीखता है। देखिए, अब आप देखिए, जब बच्चा 2 वर्ष की अवस्था में होता है तो वो मम्मा बोलता है, पापा बोलता है, हप्पा बोलता है। लेकिन जब बच्चा बाल अवस्था में आ जाएगा तो उसके शब्द भंडार में क्या होगी, वृद्धि होगी। तब वह कहने लगेगा कि मुझे खाना चाहिए, मुझे पानी चाहिए, यह मेरे मम्मी है, यह मेरे पापा हैं। जब आप देखते हैं कि जो 2 वर्ष का बच्चा या 2 वर्ष से अधिक का बच्चा है, वह स्पष्ट नहीं बोल पाता है। वह बोलेगा कॉलोनी, तो कॉलोनी को वह अच्छे से नहीं बोल पाएगा। ठीक है, वह कहेगा 1 2 3, तो वह आराम से बोलता है। कई बार आप 1 2 3 को समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब वह बाल अवस्था में आता है तब वह शब्दों के प्रभाव को अच्छे से समझने लगता है। अब देखिए, 5वां पॉइंट क्या है, एकीकरण का सिद्धांत। हालांकि यह सच है कि विकास सामान्य से विशिष्ट या पूर्ण से भागों की ओर बढ़ता है, यह भी देखा जाता है कि विशिष्ट प्रतिक्रिया या भाग की गति सीखने या विकास के बाद की प्रतिक्रिया में संयुक्त हो जाती है। देखिए, इसमें बताया गया एकीकरण का सिद्धांत क्या है, पहले सामान्य क्रियाएं होंगी, फिर विशिष्ट क्रियाएं होंगी। पहले पूर्ण प्रकार का परिवर्तन होगा, फिर भागों की ओर परिवर्तन बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए, यह पूर्ण और उसके भाग के साथ साथ विशिष्ट और सामान्य प्रतिक्रियाओं का एकीकरण है, जो एक बच्चे को उसकी वृद्धि और विकास के विभिन्न आयामों में संतोषजनक विकास करने में सक्षम बनाती है। देखिए, एकीकरण से तात्पर्य यह है कि बच्चा अपने सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है और वह पूरे शरीर पर काबू पाने लगता है। यानी वह पहले अपने हाथों पे काबू पाएगा, फिर वह उंगलियों पे काबू पाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, उसे संतोष आने लगता है, यानी सेटिस्फैक्शन आने लगता है। यही एकीकरण का सिद्धांत है। अब 6वां पॉइंट देखिए, अंतर संबंध का सिद्धांत। वृद्धि और विकास विभिन्न आयामों जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास आदि में होता है। यानी जो विकास और वृद्धि होगी उसमें सभी आयाम यानी सभी प्रकार के विकास शामिल होंगे और ये परस्पर संबंधित और अन्योन्याश्रित होते हैं। यानी यह जो विकास होते हैं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। किसी एक आयाम में वृद्धि और विकास बच्चे के अन्य आयामों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। देखिए, यदि बच्चे का एक विकास होगा तो वह सभी विकासों को प्रभावित करेगा और यदि किसी बच्चे का एक विकास मतलब विकास कम होगा या विकास रुक जाएगा तो वह सभी विकास को प्रभावित करेगा। उदाहरण के लिए क्या है, औसत से अधिक बुद्धि वाले बच्चे आमतौर पर औसत से अधिक शारीरिक और सामाजिक विकास पाया जाता है। यानी जो अधिक प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं या जो औसत बच्चों से अधिक सोच सकते हैं, उच्च बुद्धि के होते हैं, आप देखेंगे कि उनका शारीरिक विकास और सामाजिक विकास में क्या होगा, तेज होगा और अन्य बच्चों की तुलना में। ठीक है, और देखिए, विकास की कमी एक आयाम है। यदि किसी बच्चे का शारीरिक विकास कमजोर है तो उसका भावनात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास भी पिछड़ जाता है। देखिए, यदि कोई बच्चे का शारीरिक विकास कम हुआ है तो निश्चित है कि उसका भावनात्मक यानी इमोशनल डेवलपमेंट भी कम होगा, उसका सोशल डेवलपमेंट भी कम होगा और उसका बौद्धिक विकास भी कम होगा। यानी वह विकास में क्या होगी, कमी देखने को मिलेगी, पिछड़ जाएगा। अब देखिए, 6वां पॉइंट, विकास पूर्व अनुमान योग यानी बच्चे की वृद्धि और विकास की दर सहायता से हम उसके विकास की सीमा का अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, यदि आप किसी बच्चे का शैशवावस्था में विकास देखते हैं, वृद्धि देखते हैं, तो फ्यूचर में आप उसके विकास को और वृद्धि को बता सकते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चे की कलाई की हड्डियों का एक्सरे लगभग यह बात बता सकता है कि उसका अंतिम आकार क्या होगा। यानी आप बच्चे का पूर्व विकास देखकर उसके फ्यूचर के विकास को बता सकते हैं। इसी प्रकार बच्चे की वर्तमान मानसिक क्षमता का ज्ञान उसके अंतिम मानसिक विकास का अनुमान लगाने में मदद करेगा। यानी जब आप शैशव अवस्था में बच्चे का मानसिक विकास देख लेंगे तो आप फ्यूचर में उसके पूरे मानसिक विकास को भी बता पाएंगे। अब देखिए, 7वां पॉइंट क्या है, विकासात्मक दिशा का सिद्धांत। कुप्पू स्वामी ने इस सिद्धांत पर प्रकाश डाला है कि विकास की दिशा से संबंधित दो विशिष्ट तथ्य बताए हैं। उनका कहना है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है और समीपस्थ
केंद्रस्थ यानी बाहर, केंद्र से बाहर की ओर होता है। देखिए अब सिर से पैर की ओर का सिद्धांत कैसा होगा? सिर पूछिए विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास अनुदैर्ध्य अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। पहले बच्चा अपने सिर और भुजाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है, फिर अपने पैरों पर, जिस पर वह खड़ा हो सकता है। देखिए सिर से पैर की ओर के विकास का सिद्धांत है। इसमें बच्चा सबसे पहले अपने सिर पर काबू पाता है। जब वह अपने सिर पर काबू पाने लगता है तो वह फिर क्या करना है, उसका जो विकास वह सिर से पैर की ओर होता है। तो जो विकास शुरू होगा वह सिर से शुरू होगा और उसके पैरों तक यह विकास जाएगा। अब देखिए विकास का दूसरा सिद्धांत का, विकास का समीपस्थ केंद्रीय प्रवृत्ति के अनुसार यह केंद्र से परिधि की ओर होता है। यानी आपका जो विकास होता है वह केंद्र से बाहर की ओर होता है। जैसे सबसे पहले बच्चे के सामने के 2 दांत आते हैं, फिर उसके बाद बाहर के दांत आते हैं। सबसे पहले बच्चे का क्या होता है, आप देखेंगे तो वह कहते कि हाँ यार इस चीज को मैं भूल गया हूँ, आपकी जो रीढ़ की हड्डी रहती है उसका विकास पहले होता है, उस पर वह सबसे पहले नियंत्रण हासिल करता है, फिर यह बाहर की ओर विकास जाता है। देखिए शुरुआत में बच्चा बड़ी और मूल मांसपेशियों पर अपना नियंत्रण प्रदर्शित करता है, लेकिन बाद में छोटी छोटी मांसपेशियों के विकास और वृद्धि के कारण वह अधिक परिष्कृत गतियां प्रदर्शित करता है। यानी भुजा और हाथ पर केंद्रीय प्रवृत्ति। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले जो बच्चे का विकास होगा वह केंद्र से बाहर की ओर होगा और दूसरा बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है। और देखिए जो विकास होता है वह क्या होता है, सर्पीला होता है, यानी ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, मतलब रेखीय नहीं होता है। और देखिए विकास सर्पीला होता है, रेखीय नहीं, जब बच्चा विकास के पथ पर सीधी और स्थिर गति से आगे नहीं बढ़ता। यानी जो विकास होता है वह सीधा नहीं होता, जबकि वह विकास सर्पीलाकार होता है इस तरीके से। ठीक है, और देखिए दरअसल वह एक निश्चित अवधि में प्रगति करता है, लेकिन बाद की अवधि में वह अपने विकास को सुदृढ़ करने के लिए विश्राम करता है। देखिए जैसे शैशवावस्था में आपका विकास क्या होता है, तेज होता है, लेकिन बाल अवस्था में वह विकास कैसा करता है, विश्राम करने लगता है, यानी आपका विकास धीरे होने लगता है। लेकिन जब आप किशोर अवस्था में आएंगे तो आपका विकास क्या होगा, फिर तेजी से होने लगेगा। देखिए इसलिए आगे बढ़ते हुए वह पीछे मुड़ता है, फिर सर्पीली की तरह आगे बढ़ता है। यानी इस तरीके से आपका विकास होता है, यानी ये आगे भी बढ़ रहा है और पीछे भी जा रहा है। ठीक है, अब देखिए और क्या है का पॉइंट, वृद्धि और विकास अनुवांशिकता और पर्यावरण का संयुक्त उत्पाद। देखिए जो विकास होता है वह एनवायरमेंट और हेरिडिटी का क्या होता है, गुणनफल होता है। अपने विकास एवं विकास के किसी भी चरण में बच्चा अनुवांशिकता और पर्यावरण का संयुक्त उत्पाद होता है। यानी जो बच्चा होता है वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट का गुणनफल होता है, तभी उसका विकास होता है। आप कहेंगे सबसे ज्यादा विकास में कौन अहम भूमिका निभाएगा, अनुवांशिकता भूमिका ज्यादा निभाएगी या पर्यावरण ज्यादा भूमिका निभाएगा? तो दोनों बराबर भूमिका निभाएंगे। ठीक है, देखिए अनुवांशिकता और पर्यावरण की शक्तियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी आयाम में हर समय उसकी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करती है। देखिए बच्चे का जो विकास और जो वृद्धि होती है उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, यानी एक्टिव और इनएक्टिव रूप से अनुवांशिकता, हेरिडिटी और एनवायरमेंट यानी पर्यावरण यानी वातावरण उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। अब देखिए और वृद्धि और विकास की असमान गति का सिद्धांत, वृद्धि एवं विकास निरंतर होता है, फिर भी विकास की दर एक समान नहीं होती। देखिए वृद्धि और जो विकास होता है वह निरंतर होता रहता है, वृद्धि परिपक्व होने के बाद रुक जाती है, लेकिन आपकी जो विकास है वह जीवन भर चलते रहता है। तो देखिए हर बच्चे का विकास और वृद्धि एक समान नहीं होती है, हर बच्चे की वृद्धि और विकास अलग अलग होती है। आप अपने घर में 2 भाइयों 2 बहनों को देख सकते हैं, 2 जुड़वा बच्चों को देख सकते हैं, आप देखेंगे कि उनका जो विकास और जो वृद्धि है वह अलग अलग हो रहा है। प्रारंभिक अवस्था में यह तीव्र होती है, यानी शैशव अवस्था में यह तीव्र होती है। देखिए और शैशव अवस्था के वर्षों के बाद धीमी हो जाती है, यानी जब बाल अवस्था में आते हैं तब आपका विकास और वृद्धि स्लो हो जाती है, तथा यौवन प्रारंभिक अवस्था में वृद्धि और विकास में अचानक वृद्धि होती है। जब आप किशोर अवस्था में आ जाते हैं तब आपका विकास और वृद्धि में क्या देखने को मिलती है, तेजी देखने को मिलती है। और देखिए दूसरा पॉइंट,
विशिष्ट विकास का सिद्धांत। सभी बच्चे चलने से पहले बैठते हैं, रेंगते हैं और खड़े होते हैं। देखिए, यानी क्या होगा, पहले बच्चा बैठना शुरू करेगा, फिर बच्चा घुटने के बल चलना शुरू करेगा, फिर बच्चा खड़ा होना शुरू करेगा सहारे के बल, फिर बच्चा सहारा लेकर चलना शुरू करता है और फिर वह बिना सहारे के भी चलने लगता है। लेकिन प्रत्येक बच्चे को इन गतिविधियों को करने का समय और आयु अलग अलग होती है। जैसे जो बच्चा प्रतिभाशाली होता है वह बच्चा केवल बहुत जल्दी चलने लगता है और बोलने लगता है, और जो बच्चे जड़ बुद्धि के होते हैं वह 52 सप्ताह में चल पाते हैं और बोल पाते हैं। ठीक है, तो यह बात आप याद रखिएगा कि जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं वह जल्दी बोलते हैं, जल्दी चलते हैं, और जो बच्चे जड़ बुद्धि के होते हैं वह बच्चे देर में बोलते हैं और देर में चलते हैं। अब देखिए, परिपक्वता और अधिगम की परस्पर क्रिया का सिद्धांत क्या बोलता है। वृद्धि और विकास परिपक्वता और अधिगम दोनों के परिणाम स्वरूप होता है। यानी जब बच्चा वृद्धि करता है और जब बच्चा विकास करता है तो वह मैच्योर यानी परिपक्वता और अधिगम दोनों के कारण होता है। परिपक्वता जन्म के समय मौजूद क्षमताओं, विशेषताओं, लक्षणों और क्षमताओं को प्रकट होने और परिपक्व होने के कारण विकासशील जीव में होने वाले परिवर्तनों को संदर्भित करती है। देखिए, जब बच्चा जन्म लेगा तो जन्म के समय उसमें कुछ गुण मौजूद होंगे, कुछ क्षमताएं मौजूद होंगी। ये क्षमता किसके कारण होती हैं? यह क्षमता डीएनए के कारण होती है, हेरिडिटी के कारण होती हैं, और ये क्षमताएं बाद में वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके बच्चे की क्षमताओं को बढ़ाती हैं, बच्चे की विशेषताओं को बढ़ाती हैं और उसे क्या करती हैं? परिपक्व करती हैं, यानी मैच्योर करती हैं। ठीक है, इसलिए यह परिवर्तन जो होते हैं बच्चे में देखने को मिलेंगे। अधिगम प्रशिक्षण या अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। देखिए, जब बच्चे को आप क्या करेंगे? लर्निंग कराएंगे, अधिगम कराएंगे, तो उसे आप एक्सपीरियंस किसी चीज को कराएंगे या किसी चीज का व्यवहारिक रूप में अनुभव कराएंगे। उसे गाड़ी सुधारने, फुटबॉल खेलने, क्रिकेट खेलने का प्रशिक्षण देंगे। जब आप उसे प्रशिक्षण देंगे तो वह क्या करेगा? अनुभव भी करेगा, और प्रशिक्षण और अनुभव के कारण वो क्या करेगा? अधिगम करेगा, लर्निंग करेगा, और जब वह लर्निंग करेगा तो उसके व्यवहार में आपको क्या देखने को मिलेगा? परिवर्तन देखने को मिलेगा। अतः जो परिपक्वता और अधिगम परस्पर क्रिया करते हैं, यानी जो मैच्योरिटी होती है, जो परिपक्वता होती है और अधिगम होता है, वो क्या करता है? एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करता है और एक दूसरे को प्रभावित करता है। देखिए, इस प्रकार प्रत्येक बच्चा एक परिवर्तनशील, वृद्धिशील और विकासशील जीव है। यानी जो बच्चे होते हैं, प्रत्येक बच्चे में परिवर्तन होते हैं, प्रत्येक बच्चे में वृद्धि होती है और प्रत्येक बच्चा क्या करता है? विकास करता है। तो दोस्तों, आपका वृद्धि और विकास चैप्टर इतना ही था। मैंने आपको थोड़ा डीप में पढ़ा दिया और थोड़ा जल्दी पढ़ा दिया। यदि मैंने पढ़ाते समय कुछ गलती की है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपसे चाहता हूँ कि मैंने कैसा पढ़ाया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि मैंने अच्छा पढ़ाया तो वह भी बताएं, यदि मैंने खराब पढ़ाया वह भी बताएं। नमस्ते दोस्तों।